प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के प्रश्नोत्तर पिछले वीडियो मैंने आपको लिखाए। इसके आगे चर्चा करें या डिस्कस में प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? आंसर है नंबर 1। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना लगाया गया। नंबर 2, गरीबों, बेरोजगारों, किसानों तथा मजदूरों को मताधिकार दिया गया और जनप्रतिनिधि सभाएं आयोजित की गई। नंबर 3, राष्ट्र राज्यों में संविधान निर्माण, प्रेस की आज़ादी और किसान तथा मजदूरों आदि को अपने अपने संघ बनाने की प्रेरणा इसी उदारवादी क्रांति से मिली। उदारवादी क्रांति और राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों का समर्थन। इसमें नंबर 1 है जन समूहों और जन संगठनों को बनाने की युक्तियां, प्रदर्शन के शिष्ट तरीके, फ्रैंकफर्ट की संसद और संविधान निर्माण जैसी जटिल प्रक्रिया की जानकारी। नंबर 2, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाने की पहल। नंबर 3, राष्ट्र राज्य बनाने के लिए विभिन्न सांग रूपकों का प्रयोग। नंबर 4, युद्ध कला या रणनीति का ज्ञान। नंबर 5, राष्ट्र एकता और राष्ट्र शक्ति का पहली बार समस्त आम नागरिकों को ज्ञान। प्रश्न नंबर 2 है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें, अथवा यूरोप में संस्कृति ने राष्ट्र के विचार के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कथन की सोदाहरण पुष्टि कीजिए, अथवा यूरोप में राष्ट्र राज्य का विचार निर्मित करने में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्पष्ट कीजिए। आइए अब इसका आंसर देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन। यूरोप में यह आंदोलन तर्क वितर्क और विज्ञान के गुणगान के परंपरागत कुरीतियों की तीव्र भत्सना के प्रयासों से आरंभ हुआ। कथाकार, उपन्यासकार, गल्पकार, कवि और लेखकों तथा कलाकारों ने अपनी अपनी कलाओं से राष्ट्र राज्य बनाने की दिशा में जनमत तैयार किया। इस आंदोलन ने मानवीय भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। उनका प्रयास था कि सामूहिक विरासत और सांस्कृतिक अतीत को जनता में राष्ट्र प्रेम जगाने का आधार बनाया जाए। नंबर 2, लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों को यूरोप के लगभग सभी देशों में प्रधानता दी गई। स्थानीय लोक सहमति एकत्रित करके विविध उदाहरणों एवं दृष्टांतों के साथ जनता के बीच वितरित किया गया। नंबर 3 है भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाने और रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादे जाने के बाद भी पोलैंड में यह बनी रही। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह भी इसी भाषा के प्रश्न पर उठाया गया था। प्रश्न नंबर 3 है इसमें किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। उत्तर नंबर का जर्मनी के एक राष्ट्र के रूप में विकसित या गठित होने से पूर्व और बाद की स्थिति। नंबर 1 है यह प्रशा कहलाता था और पोलैंड तथा हनोवर के बीच एक छोटा सा राजशाही राज्य था। नंबर 2, यहाँ प्रेमाख्यानवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन ने जन्म लिया। इस दौरान कवि, लेखकों और साहित्यकारों ने अपनी इंद्रियों के अंतर्ज्ञान, भावना और आध्यात्मिक विचारों को विज्ञान और तर्क से ऊपर उठाया। योहान गाटफील्ड जैसे रूमानी चिंतकों ने जर्मन संस्कृति को आम लोगों में तलाशने की प्रेरणा दी। लोकगीत, लोक काव्य और लोक नृत्यों पर विशेष बल दिया गया। नंबर 3, इस प्रेमाख्यान काल की रचनाओं ने उदारवाद को जन्म दिया। नागरिकों के बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जाने लगा। चूंकि
फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ जैसे राजा निरंकुश थे और जनता पर अत्याचार करते थे, अतः उनका विरोध करने के लिए जन समूह और संगठन बनने लगे। नंबर 4, जर्मन भाषी क्षेत्र प्रशा राजनीतिक संगठनों का गढ़ बन गया। इनके सदस्य मध्यम वर्ग के व्यवसायी, कारोबारी और धनी दस्तकार या शिल्पी थे। इन सभी संगठनों के नेता 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट शहर में अखिल जर्मन राष्ट्र सभा का गठन करने के लिए एकत्रित हुए। इन 831 प्रतिनिधियों ने संसदीय प्रणाली को राजशाही सरकार के संविधान को तैयार किया, किंतु फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने इन शर्तों पर राजा बनने से इनकार कर दिया। सेना बुला ली गई और जर्मनी के तथाकथित कुलीन वर्ग ने इस संसद को बर्खास्त कर दिया। नंबर 4, उदारवादी आंदोलनों का बलपूर्वक दमन किए जाने पर ऑटो वान बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही को बड़ी चतुरता के साथ अपने पक्ष में ले लिया और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा फ्रांस के साथ 3 युद्ध किए। इनमें प्रशा को विजय मिली। 7 वर्ष तक लगातार युद्ध के पश्चात जनवरी 1871 को वर्साय में आयोजित एक समारोह में केसर विलियम प्रथम को प्रशा का सम्राट बनाने की घोषणा की गई। इसको एकीकृत जर्मन राष्ट्र राज्य या गणतंत्र नाम दिया गया। नंबर 6 है, इस तरह एकीकृत जर्मन गणतंत्र में पूर्वी प्रशा, पश्चिमी प्रशा, ओमेनिया, ब्रेडनबर्ग, सिलेसिया, द्यूरिंजियन राज्य, वर्तेनबर्ग, बावेरिया, बैडन, राइनलैंड, हेसेन, नासा, वेस्टफोलिया, ब्रुन्सविक, हनोवर, स्लेस्विक हॉलस्टाइन तथा मैक्लेनबर्ग श्वेरिन राज्य सम्मिलित थे। ख नंबर है, इटली के एक राष्ट्र के रूप में विकसित या गठित होने के पूर्व और बाद की स्थिति। इटली भी कई राजवंश, राज्य और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बटा हुआ था। 7 राज्यों में विभाजित इटली में केवल सार्डिनिया, पीडमॉन्ट पर ही इतालवी सम्राट का शासन था। इसका भाग ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग के अधीन था। केंद्रीय भाग में पोप साम्राज्य और दक्षिण में स्पेन के बूर्बो राजाओं का राज्य था। मैथ्सनी ने एक संयुक्त इटली गणतंत्र बनाने की कार्य योजना तैयार की और 1831 तथा 1848 में लगातार 2 बार आंदोलन चलाए। जब यह देखा गया कि अब युद्ध के अलावा अन्य किसी तरीके से इस लक्ष्य में सफलता नहीं मिल सकती है, तो मैथ्सनी ने किंग विक्टर इमैनुअल, जो सार्डिनिया पीडमॉन्ट का राजा था, के मुख्यमंत्री को अपने साथ लिया। इस तरह 1859 में कूटनीति से फ्रांस को अपने साथ मिलाकर ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित किया गया। 1860 में एक अन्य क्रांतिकारी जूसेफी गैरीबाल्डी के नेतृत्व में दक्षिणी इटली और सिसिली के 2 राज्यों को जीता गया। इस प्रकार 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? आइए इसका आंसर देखते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास। नंबर 1, यह 100 वर्षों तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। सन 1707 में ब्रिटिश संसद ने एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया। इसके अनुसार इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच परस्पर एकीकरण हुआ और ब्रिटेन का संयुक्त राज्य अस्तित्व में आया। इसका समीपवर्ती राज्य आयरलैंड था। वहां पर कैथोलिक ईसाइयों की संख्या अधिक थी और प्रोटेस्टेंट लोग बहुत कम थे। इंग्लैंड ने इन प्रोटेस्टेंट को उकसाना आरंभ कर दिया, जिससे वहां पर आए दिन अशांति और गृह कलह का माहौल बनने लगा। कैथोलिक ईसाइयों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन ब्रिटेन की सहायता से वहां के प्रोटेस्टेंट सफल रहे और इस तरह छल नीति और बलपूर्वक आयरलैंड को भी ब्रिटेन के संयुक्त राज्य में मिला लिया गया। आयरलैंड के समामेलन की यह घटना वर्ष 1801 में घटित हुई। नंबर 2 है, उक्त संक्षिप्त इतिहास यह बताता है इटली, जर्मनी, यूनान तथा फ्रांस की तरह यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाने में कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़े गए। आंतरिक विद्रोह ही छिटपुट रूप में उभरे, जो कि आसानी से दबा दिए गए। इनसे अंग्रेज जाति की कुटिल और छल नीति एक झलक दिखाई मिलती है। सच कहा जाए तो 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटिश राज्य अस्तित्व में था ही नहीं। यहाँ की पहचान केवल जाति आधारित थी। अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश जातियों की अलग अलग पहचान और राजनीतिक परंपराएं थी।
अन्य क्षेत्रों में राज्य अस्तित्व में थे, लेकिन उन्हें मिलाकर एक गणतंत्र बनाना चाहते थे। नंबर 3 है, उक्त सभी जातियों में अंग्रेज सबसे धूर्त थी। उसने अपने छल बल और कौशल के बिना किसी तरह की मारकाट और युद्ध कराई ब्रिटेन को संयुक्त राज्य को बना लिया था। और 1688 की सुनहरी क्रांति अवश्य हुई थी, लेकिन इसका स्वरूप भी रक्तपात और युद्ध वाला नहीं था। नंबर 5 है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, अथवा किस प्रकार 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बाल्कन प्रदेश था। इन्हीं 4 बिंदुओं द्वारा इसकी व्याख्या कीजिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव उत्पन्न होने के प्रमुख कारण। यह क्षेत्र भू आकार की और मानव जातियों की दृष्टि से अति विभिन्नता और विविधता वाला था। यहाँ के लोग राजनीतिक अधिकारों के लिए इसको राष्ट्र राज्य बनाने के इच्छुक थे। नंबर 2 है, इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग तुर्क शासकों के अधीन था। इन शासकों ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधार लाने की ओर कदम बढ़ाया तो यहाँ तनाव उत्पन्न हुआ और इसमें रहने वाले यूरोपवासियों ने बगावत करके अपने को नियंत्रण मुक्त कर लिया। अंग्रेजों की धूर्तता के ने यहाँ ऑटोमन या तुर्क साम्राज्य के अधिपति खलीफा को अपदस्थ कर दिया था। इसका प्रभाव भारत में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के रूप में अलग से जोड़ने की अलगाव नीति के पैबंद के रूप में देखा गया। नंबर 2 के बाद 3 है, विभाजन प्राइमरी पाठशाला में प्रवेश के से आरंभ हुआ था। इस क्षेत्र में निवासी स्लाव कहलाते थे। इस समय के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस या यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सोल्वेनिया और मॉन्टेनीग्रो राष्ट्र उस समय संयुक्त नाम बल्कान क्षेत्र में समाये हुए थे। मनुष्य के निजवाद की राजनीति में यह पहली छलांग थी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, जातीय विविधता क्रमशः विभेद को जन्म देती है, क्योंकि इस विविधता को राजनीतिक रंग देते ही समाज संगठन में, संविधान में परिवर्तन आने लगते हैं, अर्थात राज्य व्यवस्था तदनुसार परिवर्तित होती जाती है। व्यष्टि में जन्म लेने वाली मुक्त मानसिकता ही उनको राजनीतिक के दुष्चक्र में फंसाकर अन्य स्तर पर साम्राज्यवादी शक्तियों और अति पूंजीवाद को जन्म देती है। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।